आज के इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही मार्मिक कह लीजिए या सोचने पर मजबूर कर देने वाले लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और इसका विषय काफी गहरा है। बिल्कुल। इस लेख का नाम है 40वें वर्ष का मौन एकांत, यानी द साइलेंट सॉलिट्यूड ऑफ द 40th ईयर। हमारा मिशन आज ये है कि हम 40 की उम्र के आसपास पहुंच चुके एक आम पुरुष के जीवन के उस खामोश अकेलेपन को डिकोड करें, जो अक्सर बाहर से नजर ही नहीं आता। वही तो। मतलब लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों एक इंसान जो सफल है, जिसके आसपास परिवार है, भीड़ है, वो अंदर से खुद को सिर्फ एक मशीन की तरह महसूस करने लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरे विषय को समझने के लिए ना आप बस अपने घर के किसी कोने में चुपचाप रखे हुए उस फ्रिज के बारे में सोचिए। फ्रिज दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब वो 24 घंटे चलता रहता है, बिना रुके अपना काम करता है, चीजों को खराब होने से बचाता है, लेकिन जब तक वो सही से काम कर रहा होता है ना, कोई इसकी तरफ मुड़कर देखता तक नहीं है। सही बात है। लोगों को उसकी याद सिर्फ तब आती है जब वो अचानक काम करना बंद कर दे, है ना? हाँ, और ये फ्रीज वाला जो उदाहरण है ना, ये उस मूल भावना को बहुत अच्छे से पकड़ता है जो इस लेख के एकदम केंद्र में है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि लेखक जिस अकेलेपन की बात कर रहा है वो कोई अचानक से होने वाली चीज नहीं है। तो फिर ये कैसे शुरू होता है? स्रोत के हिसाब से ये एक बहुत ही धीमी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसे अक्सर एक पूरी पीढ़ी की खामोश सच्चाई के रूप में देखा जाता है। लेखक का तर्क यह है कि एक इंसान शारीरिक रूप से भले ही अकेला ना हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ना वो खुद को अपनी ही बनाई हुई दुनिया से कटा हुआ महसूस कर सकता है। और मुझे लगता है यही बात इस लेख को इतना दिलचस्प बनाती है, क्योंकि अक्सर हम लोग बाहरी सफलता और उस पारिवारिक पूर्णता को देखकर मान लेते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है। हाँ, हम उस बाहरी आवरण के पीछे के संघर्ष को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। इस लेख का वो हिस्सा जहां फोन कॉल्स का जिक्र आता है ना, वो मुझे बहुत ध्यान खींचने वाला लगा। लेखक ने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे 40 की उम्र तक आते आते उस इंसान के फोन पर पर्सनल कॉल्स आना लगभग बंद ही हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही आम बात हो गई है। मतलब अगर फोन बजता भी है तो या तो वो ऑफिस के किसी काम के लिए होगा या बैंक और ईएमआई के अलर्ट्स होंगे। और अगर घर से फोन आ भी रहा है तो वो ये पूछने के लिए नहीं होता कि अरे आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए होता है कि लौटते वक्त दूध की थैली लेते आना। वही, बस निर्देश मिलते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो लेख में वो दूध की थैली वाला जो फोन कॉल है वो एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक यानी एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल हुआ है। कैसे? ये दिखाता है कि लेखक के नजरिए से उस व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे पूरी तरह से उसकी उपयोगिता मतलब उसके यूटिलिटी मूल्य में बदल चुका है। परिवार के लिए वो एक महत्वपूर्ण सदस्य तो है, लेकिन उनके बीच जो संवाद है ना, उसका आधार अब भावनाएं नहीं रही। तो क्या बन गई हैं? जरूरतें बन गई हैं। अच्छा, इस यूटिलिटी वाली बात पे मुझे ना एक तुलना याद आ रही है। अगर मैं इसे आज के इस तकनीकी परिप्रेक्ष्य में रखूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई इंसान एक ऐसे स्मार्टफोन बन गया हो जिसमें सिर्फ यूटिलिटी ऐप्स ही काम करते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक अनालॉजी है ना? हाँ। मतलब आप उस फोन से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑफिस की ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं, सुबह उठने के लिए अलार्म लगा सकते हैं। लेकिन कोई उस फोन पर संगीत नहीं सुनता। बिल्कुल। न कोई संगीत सुनता है, न कोई गेम खेलता है और न ही कोई तस्वीरें खींचता है। उस फोन की जो सारी फन और इमोशनल वैल्यू थी ना, वो खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ एक टूल बनकर रह गया है। हाँ, सिर्फ एक टूल। और ये स्मार्टफोन वाली जो एनालॉजी आपने दी, जी। ये इस स्थिति को समझने के लिए एकदम फिट बैठती है। इसी उपयोगिता के चलते लेख के अनुसार घर के अंदर एक पुरुष की पहचान धीरे धीरे सिर्फ एक सुविधा प्रदाता तक सिमटती जाती है। एक प्रोवाइडर। हाँ। लेखक एकदम स्पष्ट करता है कि जब वो इंसान घर में कदम रखता है तो परिवार उसे किस रूप में देखता है। वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसका मुख्य काम बस स्कूल की फीस भरना है, या फिर घर का खराब वाईफाई ठीक कराना। बिल्कुल। या कोई टूट फूट हो गई हो तो उसकी रिपेयरिंग देखना। जी। उसकी पहचान पूरी तरह से उसके द्वारा किए जाने वाले कामों से जुड़ जाती है। समझ रही हूँ। लेकिन यहाँ इस लेख को सुनते हुए शायद कोई भी आम श्रोता सोच रहा होगा कि इसमें नया क्या है। मतलब घर और परिवार है तो जिम्मेदारियां तो हर किसी की होती है ना।
हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। पत्नी भी तो घर संभालती है, हाँ, बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो क्या परिवार को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होता कि वो व्यक्ति धीरे धीरे एक मशीन में बदल रहा है? देखिए ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है हम्म। और स्रोत में जो तर्क दिया गया ना, वो ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार उससे प्यार नहीं करता या जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहा है। तो फिर असल दिक्कत क्या है? लेखक के अनुसार पत्नी अपनी जिम्मेदारियों और करियर में व्यस्त है हम्म। और बच्चे, क्योंकि वो टीनेजर हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए हैं। हम्म। वो सभी उससे प्यार जरूर करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनकी नजर में वो व्यक्ति मुख्य रूप से बस एक सुख, सुविधा और स्थिरता देने वाला जरिया बन गया है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोवाइडर कहते हैं। हाँ, एक प्रोवाइडर। लेख का विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि परिवार एक प्रोवाइडर को एक ऐसे इंसान के तौर पर देख ही नहीं पाता जिसकी अपनी भी कोई गहरी भावनात्मक जरूरतें हो सकती हैं या कोई कमजोरियां हो सकती हैं। मतलब घर पर तो उसकी मुख्य भूमिका बस एक प्रोवाइडर और रिपेयरमैन की बन चुकी है। चलिए अब दफ्तर की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ तो स्थिति थोड़ी अलग होनी चाहिए ना? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि 40 की उम्र तक आते-आते इंसान अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर लेता है। वो सीनियर बन जाता है। बिल्कुल, वो पदानुक्रम में सीनियर हो जाता है, उसके पास 20 साल का अच्छा खासा अनुभव होता है। तो तर्क तो यही कहता है कि उम्र और अनुभव के साथ दफ्तर में इंसान को ज्यादा रिलैक्स हो जाना चाहिए। उसके पास काम बांटने के लिए अपनी एक टीम होती है, फैसले लेने के अधिकार होते हैं। तो फिर लेख के अनुसार 40 की उम्र में ये जो सीनियर होना है, ये एक फंदे या एक बोझ जैसा क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। बाहर से देखने पर सीनियर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, जैसा कि लेख में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, तो सीनियर होने का मतलब सिर्फ अधिकार मिलना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी असीमित उम्मीदों की व्यवस्था का केंद्र बन जाना होता है जहां आपसे गलती की गुंजाइश ही छीन ली जाती है। बाप रे। स्रोत में लेखक बहुत स्पष्ट करता है कि दफ्तर में एक सीनियर के तौर पर हर कोई आपसे यही उम्मीद करता है कि आपके पास हर मुश्किल, हर जटिल सवाल का जवाब होगा ही होगा। मतलब इस उम्र में आकर ये कहने की कोई स्वतंत्रता ही नहीं बचती कि सच कहो तो मुझे इस समस्या का समाधान नहीं पता। बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा मानसिक दबाव है। लेखक का मानना है कि वो व्यक्ति अपनी टीम के सामने ये स्वीकार ही नहीं कर सकता कि अरे मैं थक गया हूं। वो अपने मैनेजमेंट या अपने बॉस को जाकर ये नहीं बता सकता कि इस नई तकनीक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम मिलाकर चलने में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे डर लगता होगा। हाँ, इस पूरी स्थिति का मैकेनिज्म समझिए आप। एक तरफ उस व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, तकनीक और बाजार बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और भविष्य की आर्थिक चिंताएं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। एकदम सही। लेकिन बाहरी दुनिया के सामने उसे हर हाल में एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, अडिग और मजबूत दिखना ही पड़ता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप लगातार एक मुखौटा पहने हुए हैं, एक ऐसा मुखौटा जिसे आप एक पल के लिए भी उतार नहीं सकते। बिल्कुल, एक अदृश्य मुखौटा। और मुझे लगता है कि ये जो मजबूत दिखने का मुखौटा है ना, यही उस मानसिक घुटन का सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में ये लेख बात कर रहा है। मतलब आपको लगातार एक अभिनय करना पड़ रहा है। हाँ, आप बस एक्टिंग कर रहे हैं। घर पर आप एक ऐसे मजबूत पिता और पति होने का अभिनय कर रहे हैं जो सब कुछ आसानी से संभाल सकता है, जिसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। और दफ्तर में आप एक ऐसे लीडर का अभिनय कर रहे हैं जो कभी थकता ही नहीं, जो हर संकट का समाधान जानता है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान हमें ये साफ बताता है कि इस तरह का लगातार किया जाने वाला अभिनय इंसान को अंदर से पूरी तरह थका देता है। इस क्रॉनिक थकावट के बीच लेख में एक बहुत ही खास और मार्मिक पल का जिक्र आता है। वो कौन सा पल है? वो पल है दफ्तर से घर लौटते समय की ड्राइव। अले हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक बताता है कि वो दफ्तर से लौटते वक्त अपनी कार बहुत धीरे धीरे चलाता है। वो 15 मिनट जब वो अपनी कार के शीशे बंद करके एकदम अकेले अपने कॉलेज के दिनों के पुराने गाने सुनता है। स्रोत में ना इस बात को बहुत अहमियत दी गई है। आखिर गाड़ी चलाने के उन 15 मिनटों में ऐसा क्या जादुई है? देखिए, उन 15 मिनटों का महत्व उस भौतिक जगह में नहीं है। तो फिर कहाँ है? महत्व उस मनोवैज्ञानिक अवस्था में है। वो कार उस वक्त के लिए एक थर्ड स्पेस बन जाती है। बिल्कुल। जो न तो दफ्तर है और न ही घर है। लेख का विश्लेषण ये है कि ये पनाहगाह इसलिए इतनी सुकून भरी है क्योंकि उन 15 मिनटों के लिए कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा होता है।
कोई उम्मीदें नहीं। बिल्कुल, कोई उससे जवाब नहीं मांग रहा, कोई उससे बिल भरने को नहीं कह रहा। उन पलों में वो न तो कोई मैनेजर होता है और न ही कोई अप्पा। वो सिर्फ मैं होता है, हाँ। बिना किसी लेबल, बिना किसी पदवी या जिम्मेदारी के। सही कहा। और पुराने गाने शायद वो इसलिए सुनता है क्योंकि वे गाने उसे उस दौर में ले जाते हैं जब उसकी पहचान सिर्फ एक युवा की थी, किसी प्रोवाइडर की नहीं। लेकिन ये बात कितनी दुखद लगती है ना कि एक इंसान को अपने ही जीवन में खुद से मिलने या बस थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कार की उस बंद जगह और सिर्फ उन 15 मिनटों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, ये सच में एक बड़ी ट्रेजेडी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या उसके कोई दोस्त नहीं है? मतलब इंसान तो एक सामाजिक प्राणी है ना, क्या वो अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर नहीं कर सकता? देखिए, दोस्ती का जिस स्वरूप को हम फिल्मों में देखते हैं या जो युवाओं के बीच होता है ना, वो 40 की उम्र तक आते आते काफी बदल चुका होता है। लेखक इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसने अपने मन की असल बात किसी से नहीं की होती है। जिन पुराने दोस्तों के साथ उसने कभी कॉलेज में वो गाने सुने होंगे, वो अब क्या करते हैं? वे दोस्त अब सिर्फ व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनकर रह गए हैं। हाँ, वो टिपिकल दोस्त जो सिर्फ लंबे लंबे फॉरवर्ड मैसेजेस भेजते हैं। या साल में बस एक बार जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज टाइप कर देते हैं। बस औपचारिकता। बिल्कुल। लेख के अनुसार इन रिश्तों में संवाद पूरी तरह से औपचारिकता तक ही सिमट गया है, लेकिन बात सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है। अच्छा। लेखक बताता है कि जब ये दोस्त कभी आमने सामने मिलते भी है ना, मान लीजिए किसी शादी में या किसी गेट टुगेदर में, तो वहां भी एक अलग तरह का मुखौटा मौजूद होता है। वो कैसे? आप खुद सोचिए, उनकी बातें किन विषयों पर होती हैं? राजनीति या खेल? उससे भी ज्यादा। बच्चों के ग्रेड्स क्या हैं, स्कूल का एडमिशन कितना मुश्किल हो गया है, कौन सी नई कार का मॉडल मार्केट में आया है, या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। मतलब कोई ये पूछता ही नहीं कि अरे दोस्त, तुम असल में अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। या क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? ये सारी बातें सिर्फ इन भौतिक उपलब्धियों के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती रहती हैं? इसका कारण ये है कि 40 की उम्र तक आते आते पुरुष अक्सर एक दूसरे के साथ अवचेतन रूप से, यानी सबकॉन्शियसली, एक प्रतिस्पर्धा में होते हैं। एक तरह का कंपटीशन। हाँ, विकासवादी मनोविज्ञान भी यही कहता है कि पुरुषों के लिए अपनी कमजोरियां दिखाना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई बस अपनी सफलता का, अपनी स्थिरता का प्रदर्शन कर रहा होता है। श्रोत का तर्क है कि ये जो दिखावटी संवाद है ना, ये अकेलेपन को दूर करने के बजाय उसे और ज्यादा गहरा कर देता है। आप भीड़ में लोगों के बीच होते हैं, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि ये सब सिर्फ सतही है। कोई भी आपके उस मशीन या प्रोवाइडर वाले आवरण को भेद कर अंदर के उस थके हुए इंसान को नहीं देख पा रहा है। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर वो अकेलेपन का एहसास इतना गहरा है, इतना चुभने वाला है, तो वो बस अपने परिवार को ये बात क्यों नहीं बताता? वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के इतना क्यों नहीं कह देता कि देखिए मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं सारे दबाव से बुरी तरह थक गया हूँ? मतलब ये तो सबसे सीधा और तार्किक कदम लगता है ना? यहीं से इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि हमारे घरों का ढांचा और हमारे संवाद की प्रकृति कैसी है। लेख के अनुसार इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी ही यही है कि वो व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या परिवार उसकी बात नहीं सुनेगा? बात सुनने या न सुनने की नहीं है, बात उस प्रतिक्रिया की है जो उसे मिलेगी। कैसी प्रतिक्रिया? लेखक का तर्क है कि अगर वो अपने परिवार से जाकर कहता है कि उसे अकेलापन महसूस होता है, तो उनका पहला रिएक्शन हैरानी का होता है। वे तुरंत कहेंगे, अरे पर हम सब तो आपके साथ हैं। ये जवाब सुनने में भले ही ऐसा लगे कि परिवार सांत्वना दे रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो ये जवाब उस व्यक्ति की भावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है। बिल्कुल। उसे इनवैलिडेट कर देता है। यहाँ परिवार भौतिक उपस्थिति और भावनात्मक जुड़ाव के बीच का जो बारीक अंतर है वो समझ ही नहीं पाता। अगर हम इस मनोविज्ञान को समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करें ना, तो उस पुरुष की स्थिति किसी इमारत के एक लोड बियरिंग पिलर यानी मुख्य खंबे जैसी होती है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, एक इमारत में जो मुख्य खंबा होता है, पूरी छत का वजन उसी पर टिका होता है ना। हाँ, बिल्कुल। घर में रहने वाले सभी लोग उस खंबे पर भरोसा करते हैं कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन कोई इस खंबे के पास जाकर ये नहीं पूछता कि अरे तुम्हारे अंदर के कंक्रीट में कोई दरार तो नहीं आ रही, या क्या तुम इस वजन से थक गए हो। एकदम सही। और अगर वो खंबा अचानक कहने लगे कि वो थक गया है, तो घर के लोग उसे आराम नहीं देंगे, बल्कि वो घबरा जाएंगे कि अरे छत गिर जाएगी। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एनोलॉजी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। परिवार घबरा जाएगा क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो व्यक्ति शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो अपने परिवार को डराना नहीं चाहता।
स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि समाज ये समझ ही नहीं पाता कि अपनों के बीच बैठे होने के बावजूद एक इंसान नितांत अकेला महसूस कर सकता है। ये कितनी अजीब बात है। ये कहीं ना कहीं उस कंडीशनिंग का नतीजा है जो बचपन से ही लड़कों के दिमाग में डाली जाती है। समाज ने पुरुषों को यही सिखाया है कि तुम्हारी कीमत सिर्फ इस बात से तय होगी कि तुम क्या दे सकते हो। यानी सफलता की जो सामाजिक परिभाषा है, हाँ, अगर तुम पैसा कमा रहे हो, परिवार को सुरक्षा दे पा रहे हो, तो तुम एक सफल इंसान हो। लेख का अंतिम विश्लेषण भी यही है। समाज एक पुरुष को उसकी उत्पादकता से मापता है, उसकी प्रोडक्टिविटी से। हाँ, तुमने एक घर दे दिया, बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस भर दी, एक सुरक्षित भविष्य का इंतजाम कर दिया, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम सफल हो। लेकिन लेखक जिस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहता है वो ये है कि उस सफलता के साथ जो भयानक खामोशी आती है उससे कैसे निपटा जाए, ये कोई नहीं सिखाता। कोई ये नहीं बताता कि जब बैंक अकाउंट भरा हो लेकिन मन एकदम खाली हो, तो उस खालीपन को आखिर कैसे भरना है। बिल्कुल। ये पूरा विश्लेषण हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास के लोगों को किस नजरिए से देखते हैं। सही बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस लेख में 40 की उम्र के जिस अकेलेपन का चित्रण किया गया है वो सिर्फ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत व्यापक पैटर्न है। हाँ, ये उन तमाम लोगों की खामोश सच्चाई है जो प्रोवाइडर की भूमिका में पूरी तरह से खो गए हैं। लेख का मुख्य संदेश यही प्रतीत होता है कि उस इंसान को जो सबको सुरक्षा और सुविधा दे रहा है उसे उसकी उपयोगिता से परे हटकर देखने की जरूरत है। एक इंसान के रूप में। बिल्कुल, एक इंसान के रूप में देखे जाने की जरूरत है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। इस लेख के माध्यम से जो बात उभर कर आती है वो यही है कि भावनात्मक जरूरतें और अकेलेपन का दर्द किसी उम्र, पद या जेंडर का मोहताज नहीं होता। हमें समाज में संवाद का एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां सीनियर होने या पिता होने का टैग किसी को भी अपनी कमजोरी जाहिर करने से ना रोके। एकदम सही बात। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि हम सब एक ऐसे विचार पर गौर करें जो इस स्रोत में दी गई बातों को भविष्य के एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। बताइए। हमने अभी विस्तार से बात की कि लेख के अनुसार समाज ने पुरुष की सफलता और उसकी पहचान को मुख्य रूप से उसकी कमाने और सुरक्षा देने की क्षमता से जोड़ दिया है। हाँ, उसके प्रोवाइडर रोल से। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जिस तेज गति से आज दुनिया बदल रही है, नई तकनीक विकसित हो रही हैं, AI आ रहा है। हाँ, तो अगर भविष्य में मशीनें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी आर्थिक जिम्मेदारी को पूरी तरह से उठा लें। ये एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण परिकल्पना है ना? मान लीजिए एक ऐसा समय आ जाए जहां पैसा कमाने, निवेश करने या भौतिक सुरक्षा देने का काम इंसानों का रहे ही नहीं, एल्गोरिदम और रोबोट सारा काम कर रहे हों। तब इस प्रोवाइडर पुरुष के पास समाज और परिवार में अपनी पहचान, अपनी अहमियत साबित करने के लिए क्या बचेगा? सच में, जब आर्थिक उपयोगिता का वो आवरण पूरी तरह हट जाएगा ना, तब असली सवाल सामने आएगा। बिल्कुल। क्या तब हम अंततः पुरुषों को सिर्फ उनके होने के लिए, उनके इंसान होने के लिए प्यार करना सीख पाएंगे? या फिर उपयोगिता खत्म हो जाने पर वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे, इर्रेलेवेंट हो जाएंगे? यही तो, ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने फ्रिज की याद दिलाता है। जब तक वो काम करता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो क्या हम उसे यूं ही छोड़ देंगे? एकदम सही। तो इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर सोचने और अपने आसपास के रिश्तों को एक नई नज़र से देखने के लिए बहुत कुछ है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।